हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पेपर है तो इसलिए हम ये मैराथन क्लास के अंदर 1 से 2 घंटे के अंदर पूरी एग्रोनॉमी को फिनिश कर देंगे, बिल्कुल अच्छे नोट्स के ज़रिए से। तो आप लोगों का कल पेपर है तो अभी आपको शाम तक क्लास मिल जाएगी, जिससे आपको सब चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व का वर्गीकरण करिए। ये तत्व पौधे द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। पौधों को अपनी जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन को विभिन्न रूपों से पौधे क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व वायुमंडल में CO2 सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का पूरा होता है। पौधे का संपूर्ण भाग 90 से 95% CHO के द्वारा बना होता है। मतलब CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा बना होता है। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए विकास और प्रजनन आवश्यक रासायनिक तत्वों को, जिन्हें पौधे अपनी जड़ों के द्वारा भूमि से ग्रहण करते हैं, आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। पौधों का भोजन रासायनिक स्रोतों से मिलकर बना होता है। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए रासायनिक दृष्टि से क्या करते हैं? आवश्यक माने जाते हैं। पोषक तत्व इनके प्राप्त स्रोत और पौधे द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ठीक, आगे अब आते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा जो आपके में पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि परसेंटेज बताओ फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में भी बताएंगे फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग इसका खाद और बीज के खाद और उर्वरक बता दें। तो देखो, खाद और उर्वरक, खाद एक तो ठोस अवस्था में देते हैं, एक हम लोग द्रव अवस्था देते हैं। सिंचाई जल के साथ भूमि से प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा घोल के रूप में पत्तियों के छिड़काव हुआ है। अब ठोस में छिड़कवा विधि, स्थापना विधि, विशिष्ट स्थापना विधि होती है। तो छिड़कवा विधि में बुआई से पूर्व देंगे, बुआई के समय देंगे, रोपण के समय, खड़ी फसल के समय। हल की सहायता से स्थापन द्वारा जड़ क्षेत्र में अधोभूमि स्थापन के द्वारा देंगे हम लोग। उसके बाद पट्टियों के स्थान पर गोलियों के रूप में हम लोग देंगे। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं हम लोग 2-2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पलवार मल्चिंग किसे कहते हैं? आप लोग बताओ, पलवार मल्चिंग किसे कहते हैं? पलवार मल्चिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हो क्वेश्चन। तो भूमि की क्या बताएंगे हम लोग पलवार मल्चिंग के लिए? खेती की वह प्रणाली जिसमें खेत में जीवाश्म अवशेष भूमि की सतह पर छोड़ दिए जाते हैं। खेती की वह प्रणाली जिसमें जीवाश्म अवशेष को भूमि की सतह पर छोड़ दिया जाता है। खेत की जुताई करके जीवाश्म पदार्थों को भूमि में नहीं मिलाते हैं। जीवाश्म पदार्थों को नहीं मिलाते, उससे क्या कहते हैं? पलवार मल्च फार्मिंग कहते हैं। अब आएगा प्रतिस्थापन खेती किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में अदक्ष फसल को किसी मान्य दक्ष फसल से प्रतिस्थापन करना, मतलब अदला बदली करना, उससे क्या कहते हैं हम लोग? क्या प्रतिस्थापन कहते हैं। अब बताओ, प्राथमिक भू परीक्षण किसे कहते हैं? प्राथमिक भू परीक्षण किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक भू परीक्षण किसे कहते हैं? तो प्राथमिक भू परीक्षण देखो, भू परीक्षण की प्रारंभिक क्रिया जिसका उद्देश्य मृदा की सख्तता को कम करना तथा मृदा की सख्तता को कम करना और उसके अवशेषों को ढकना तथा मृदा कणिकाओं को पुनर्व्यवस्थित करना प्राथमिक भू परीक्षण कहलाता है। मिट्टी प्लेट हर से जुताई करना। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक परिभाषा क्या? भूमि की बीज सैया से लेकर क्या सोइल की बीज सैया से लेकर फसल की बुवाई तक जो भी कृषि क्रियाएँ करते हैं उससे हम लोग प्राथमिक भू परीक्षण कहते हैं। क्या बोला हमने? कि किसी फसल की बीज सैया का मतलब होता है कि उसकी क्यारी बनाने से लेकर, क्यारी बनाएंगे, रोपण करेंगे
और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पौध उगाएंगे। तो उन सभी क्रियाओं को करने में जो भी क्रियाएं पाटा लगाना बराबर करना होता, उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राथमिक भूपोषण के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक भूपोषण के अंतर्गत मिट्टी प्लट हल से जुताई करना, समतली करना, मेड़बंदी करना, एक क्या होता है प्राथमिक भूपोषण के यंत्र हो गए। उसके बाद सेकेंडरी भूपोषण किसे कहते हैं? सेकेंडरी मतलब द्वितीय भूपोषण। भूपोषण की वे प्राथमिक क्रिया भूपोषण की वे क्रिया जो प्राथमिक भूपोषण के बाद की जाती है, जिसका उद्देश्य फसल की बुवाई से लेकर क्या होता रखे हैं बीज सैया तैयार किया जाता है। फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक जो भी क्रिया की जाती है, फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक भूपोषण कहते हैं। हमने क्या बोला? फसल की बुवाई से लेकर कटाई भंडारण तक जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। उसके बाद आगे पढ़ो। इंटर कल्टीवेशन किसे कहते हैं? इंटर कल्टीवेशन तो खड़ी फसल में की जाने वाली भूपोषण क्रियाएं, खड़ी फसल में की जाने वाली भूपोषण क्रियाएं उसे इंटर कल्टीवेशन कहते हैं। खड़ी फसल में की जाने वाली भूपोषण क्रियाओं को इंटर कल्टीवेशन कहते हैं, अंतःकृषि कहते हैं। उसके बाद आगे अब आता है सिंचाई और जल निकास में अंतर लिखिए। तो सिंचाई क्या होता है हमने बता रखा, पौधों को वृद्धि और विकास के लिए आर्टिफिशियल रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ठीक। जल निकास किसे कहते हैं? जल निकास पौधों में आवश्यकता से अधिक मात्रा में पानी एक जगह पर एकत्रित हो जाता है, उसको विभिन्न तरीकों से या आर्टिफिशियल तरीके से पानी निकालने की क्रिया को जल निकास कहते हैं। सिंचाई में खेतों में पानी देने की विधि है और जल निकास खेत से बाहर निकालने की विधि। सिंचाई की में पानी खेत तक पहुंचाने के लिए नालियाँ खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं, लेकिन जल निकास में पानी निकालने के लिए खेतों की नालियाँ नीची बनाई जाती हैं। सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है, जबकि जल निकास की नालियों की आवश्यकता ओनली वर्षा ऋतु में होती है। किस में होती है? ओनली वर्षा ऋतु में होती है। अगला है सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी और अन्य घरेलू उपयोग भी आ सकता है, लेकिन जल निकास का पानी उपयोग में लाने योग्य नहीं होता। सिंचाई से भूमि का जल स्तर ऊपर उठता है, सिंचाई से और जल निकास से भूमि का जल स्तर नीचे उठता है। अगला क्वेश्चन है फसल आवास का गिरना। भूमि मतलब फसल का गिरना, भूमि में अधिक नाइट्रोजन डालने पर किसी कवक बीमारी के कारण कटाई से पूर्व खड़ी फसल भूमि पर गिर जाती है, उसे फसल का गिरना कहलाते हैं। समझ गए? हमने क्या बोला? भूमि में अधिक नाइट्रोजन डालने पर किसी कवक बीमारी के कारण कटाई के पूर्व ही फसल क्या होती है? भूमि के ऊपर गिर जाती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फसल का गिरना है। कटाई सूचकांक क्या था? कुल जैविक उपज आर्थिक उपज के अनुपात को कटाई सूचकांक कहते हैं। क्या कुल जैविक उपज और आर्थिक उपज के अनुपात को ही कटाई सूचकांक कहते हैं। ठीक। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। फसल चक्र बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके। फसल चक्र मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र निश्चित समय में फसलों को इस क्रम में बोना कि जिससे कि उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे फसल चक्र कहते हैं। क्या बोला? मृदा के किसी निश्चित भाग पर निश्चित क्रम में फसलों को इस प्रकार से बोना कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। याद हो गया? मृदा के निश्चित भाग अथवा क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों को इस क्रम से बोना कि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसे शस्य क्रम कहते हैं। फसल चक्र संगणना कैसे निकालेंगे? फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र के वर्ष इंटू 100 होते हैं। क्वेश्चन बहुत आता है, कपास, मेथी, गन्ना, ज्वार, गेहूँ कितने वर्ष का फसल है? तो हम 3 वर्ष में 5 फसलें लेंगे। 3 वर्ष में कितनी फसलें लेंगे? 3 वर्ष में 5 फसलें लेंगे।
जिसका रेशियो कितना होगा 166। ये आपके पेपर में इंटरनल में क्वेश्चन आया था, हर बच्चा गलत करके आया था क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो क्रॉप रोटेशन आप लोग कमेंट करके बताओ कि 100% की कितनी होगी और 150% की कितनी होगी। 125 इसकी सभी लोग अब परसेंटेज बताओगे, क्योंकि इसका निकालना अभी आपको हम सिखाएंगे भी किस तरीके से निकालेंगे। आगे मिश्रित फसलें किसे कहते हैं, मिक्सड क्रॉप्स किसे कहते हैं। इस वर्ग में मिश्रण की फसलों को बोने और पकने काटने का समय लगभग एक ही होता है। बोने से पूर्व सभी फसलों के बीज मतलब जो भी फसल हमें बोने हैं एक जगह पर मिलाकर कतारों के खेत में बुआई कर देते हैं। जो गेहूं में सरसों आदि बोना मिश्रित फसल कहते हैं। इससे क्या होता है, हमें उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है और हमें क्या रोग और कीट भी कम लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटर क्रॉपिंग किसे कहते हैं, बहुत इंटरलोपिंग अंतः फसलों उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए बागानी फसलें या ऐसी फसल फक्त से फक्त का फासला क्या होता अधिक होता, मतलब लाइन से लाइन की डिस्टेंस कैसी होती है, अधिक होती है। तो फक्तियों के बीच में कम अवधि की अन्य फसल को उगाना ही क्या अंतः फसलों उत्पादन कहलाता है। समझ में आया क्या। भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए बागानी फसलें या ऐसी फसलें जिनकी लाइन से लाइन का डिस्टेंस क्या होता है अधिक होता है, उनके बीच में कम ड्यूरेशन की फसल को बोना क्या अंतः फसलों उत्पादन कहते हैं। जैसे शरद ऋतु में बोई गई फसल में गेहूं और आलू बोना। तो इसके बाद आगे मिश्रित फसल और अंतः फसल में अंतर लिखिए। तो देखो क्या होता है, इसमें फसलों को उगाने का उद्देश्य दो पंक्तियों के बीच के स्थान का उपयोग करना होता है। इन फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सूखा, बाढ़, पाला आदि स्थान में की एक फसल प्राप्त हो जाए। अंतः फसल में अधिक ध्यान मुख्य फसल पर दिया जाता है। यहाँ पर दोनों फसलों पर समान रूप से ध्यान दिया जाता है। इसमें सहायक फसल मुख्य फसल की कम अवधि की होती है, लेकिन अधिकांश दोनों फसलों की मिश्रित में ड्यूरेशन क्या होती है समान होती है। दोनों फसलें एक ही साथ काटी जाती हैं। अगला है पॉइंट नंबर 4 कि दोनों फसलें फक्तियों में बोते हैं। मुख्य फसल सहायक फसल से पहले बोई जाती है। इसमें मिश्रित फसल में क्या दोनों फसलें एक ही समय में बोई जाती हैं। ठीक, छिड़काव विधि से भी बो देते हैं हम लोग। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन, खाद किसे कहते हैं। तो खाद किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में आती है खाद किसे। मेनर जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरा शक्ति में सुधार करते हैं उसे खाद कहते हैं। क्या बोला, जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरा शक्ति को क्या करता है सुधार करता, उसको हम लोग खाद कहते हैं। जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरा शक्ति में सुधार करते हैं उसे खाद कहते हैं। द्रव्य खाद किसे, पशुओं के पेशाब, बिछावन से गोबर, ढेर से निकलने वाला द्रव्य पदार्थ ही कहलाता है। अब बताओ कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद में अंतर। आप लोग अगर हमारी इस क्लास को देख लोगे तो आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 3 क्लासों में सब तरीके के क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है। आप लोगों ने देखा भी होगी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, अब हमारी तीसरी क्लास आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो कार्बनिक खाद और अकार्बनिक खाद कहते हैं पेड़ पौधे, पशुओं और जंतुओं के अवशेष और खेत में उपयोग किया जाता है। तो जो पेड़ पौधे, पशुओं के अवशेष, जंतुओं के अवशेष जो प्राप्त होते हैं उसे कार्बनिक खाद कहते हैं। अकार्बनिक खाद कारखानों में विभिन्न खनिज पदार्थों की सहायता से कृत्रिम रूप से तैयार की जाते हैं उसे अकार्बनिक खाद कहते हैं। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से जो खाद तैयार की उसे कार्बनिक खाद। जैसे हरी खाद हो गया, ये क्या हो डालने पर उसकी गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद वगैरह वगैरह। उसके बाद आगे कार्बनिक खाद मृदा ताप नियंत्रित रहता, भूमि का कटाव रोकने में सहायक होते हैं। इससे मृदा ताप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगले अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित फसल की हानियाँ। मिश्रित फसल की हानियाँ क्या क्या है। तो देखो नंबर 1 विभिन्न कृषि क्रियाओं जैसे निकाई गुड़ाई करने में कठिनाई होती है। खरपतवारों को रासायनिक विधि से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं।
मिश्रित फसल के पकने का समय अलग अलग होता है, जिससे फसल काटने में कठिनाई होती है। फसलों की शुद्धता प्राप्त नहीं की जा सकती, फसलों के गुणों में कमी आ सकता है, विपरीत प्रतियोगिता प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ जाता है, मिश्रित फसल में फसलों के रोग नियंत्रण में कठिनाई होती है। ओके, अगला हरी खाद की देने की विधियाँ किससे है? हरी खाद की पहले बताओ आप लोग फसलें कौन, सनई और ढेंचा होती, कितनी होती? हरी खाद की फसलें सनई और ढेंचा होती है। ठीक, तो हरी खाद की देने की विधियाँ, खेत में हरी खाद उगाकर जोत देना। नंबर 1 का खेत में हरी खाद उगाकर, इस विधि में हरी खाद को फसलों को उसी खेत में उगाया जाता है जिस खेत में खाद देनी होती है, जिस खेत में खाद देनी होती है उसी में उगाया जाता है, जिससे सनई ढेंचा होते हैं। उसके बाद आगे लैब चल रही है, रिकॉर्ड क्लास चल रही है। आगे इसमें कार्बनिक खाद प्रयोग से मृदा की क्या होती है, जल सोखने की क्षमता वृद्धि हो जाती है। इसमें ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भूमि में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात संतुलित रहता है। इन खादों के प्रयोग से कोई भी संतुलन बिगड़ नहीं रहता है। इन खादों के उपयोग से मृदा में वायु संचार सुचारू रूप से होता है। इनके लगातार उपयोग से भूमि में वायु संचार ठीक नहीं रह पाता। आगे अब मिश्रित खेती के लाभ और हानियाँ। मिश्रित खेती के लाभ पहले पढ़ेंगे, हानियाँ तो हम लोगों ने पढ़ ली थी, अब लाभ पढ़ेंगे। तो फसलों से अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए की जाती है। मिश्रित खेती से उर्वरा शक्ति बनी रहती है, भूमि में उचित उपयोग हो सकता है, मौसम विशेषताओं का खतरा कम किया जा सकता है, खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है, मृदा क्षरण की रोकथाम में भी मिश्रित फसल में अधिक सहायता मिलती है। फसलों के उत्पादन लागत में श्रम पूंजी आदि को बचाकर कम कर सकते हैं। कृषक की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक हो जाती है। फसलों को मिश्रित रूप से उगाकर पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता होती है, वर्ष भर उपलब्ध। कीट बीमारियों से फसल की रक्षा हो जाती है, मृदा संरचना सुधर जाती है। तो आप आपको 11 पॉइंट बता दिए। आप 11 पॉइंट अगर तैयार कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है जल निकास के लाभ। तो भूमि से वायु संचार बढ़ जाता है, फलस्वरूप भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण भूमि में बीजों का अंकुरण, जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थों का अवशोषण बढ़ जाता है। खेतों से जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेत की तैयारी और बुवाई समय पर हो जाती है। हानिकारक लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित नहीं हो पाते, तब अतः भूमि ऊसर नहीं हो पाती है। अगला, जल निकास का उचित प्रबंध होने से जल द्वारा मृदा का क्षरण रुकावट पर रुक जाती है। जल निकास होने पर भूमियों में जो जीवाणु होते हैं वो क्रियाशील बढ़ जाती है, जिससे फसल के लिए बहुत ही क्या होती है, लाभदायक होता है। आगे बढ़ेंगे। कार्बनिक खेती को परिभाषित कीजिए। कार्बनिक खेती का महत्व बताइए। खेतों की आधुनिकतम प्रणाली जिसमें खेती की लागतों में रसायनों का पूर्ण बहिष्कार किया जाता है, उसे कार्बनिक खेती कहते हैं। मतलब ऐसी खेती जिसमें हम लोग रसायनों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, उसे हम लोग कार्बनिक खेती कहते हैं। इसके लाभ महत्व क्या क्या है? नंबर 1, कार्बनिक खेती जरूरी है जिससे उच्च गुणवत्ता वाला खाद्यान्न समुचित प्राप्त हो जाता है। कार्बनिक खेती से हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। कार्बनिक खेती द्वारा जल संकट को दूर किया जा सकता है। कार्बनिक खेती से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। कार्बनिक खेती से जीव विषमुक्तता बनाए रखने खेत में सहयोगी होते हैं। कार्बनिक खेती से लागत कम और आय बढ़ जाती है। पर्यावरण पर विषैली गैसों का प्रभाव कम हो जाता है, जल प्रदूषण नहीं होता है और भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव क्रियाशील रहते हैं। कृषक की आय बढ़ जाती है। आगे, शुष्क खेती किसे हैं? ड्राई खेती किसे कहते हैं? ऐसी भूमियां जहां की वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम होती है, बिना सिंचाई के उपयोगी फसलों लाभयुक्त उत्पादन करते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। जहां की वार्षिक वर्षा क्या है, 20 इंच से कम होती है, उसके लिए होता है ये चीज़। ठीक, उसके बाद आगे हमारा अगला चीज़ है, बस आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर अंतः फसल उत्पादन के सिद्धांत किसे कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं?
साथ में बोई जाने वाली फसलें सहायक प्रभाव खेत में दिखते हैं। सहायक फसल मुख्य फसल की तुलना में कम अवधि की होनी चाहिए। सहायक फसलों पर कृषि क्रियाएं मुख्य फसल के समय की नहीं होनी चाहिए। सीधी बढ़ने वाली फसलों को फेल कर बढ़ने वाली फसलों को होना चाहिए रखें। ठीक, कम पानी वाली का अधिक पानी वाली फसलों को उगाना चाहिए रखें। ये तो हो गया। हम वही चीज़ों को ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे जो आपके लिए ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। समन्वित पोषक तत्व से प्रबंध क्या है? तो देखो, अकार्बनिक उर्वरकों के स्थान पर फसलों में कार्बनिक खादों का प्रयोग करना है समन्वित पोषक तत्व कहलाता है। कार्बनिक खादों के स्थान पर कार्बनिक खादों का प्रयोग करना। अब आता है हमारा फसलों उत्पादन से संबंधित जलवायु कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इतना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ चुका है। तो देखो, नंबर 1 हो गया तापमान, वायु, जल, आर्द्रता, वर्षा, प्रकाश होता रहता है। ठीक, प्रकाश क्या होता है? फसलों उत्पादन प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन होते हैं। तो तापमान, अगर तापमान सही रहेगा मतलब फसल के अनुकूल रहेगा तो फसल की क्या ग्रो अच्छा होगा। आप लोग सपोज करो गेहूं को हम लोग अक्टूबर नवंबर की बजाय जनवरी फरवरी में उगाए, क्या ग्रो होगा लेकिन उस क्वालिटी में नहीं होगा। तो इसलिए एनवायरनमेंट, वायु, हवा का, जल हमें पता पौधों के जीवन के लिए बहुत आवश्यकता होता है। ठीक, तो उसका वर्मी कंपोस्ट क्या है, उसके प्रभाव को बताइए। केंचुओं द्वारा निर्मित खाद को ही वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। केंचुओं की आहार नाल द्वारा निकाली गई मिट्टी साधारण मृदा की अपेक्षा 1.5 गुना मिट्टी वरी के कणों की संख्या 1.75 नाइट्रोजन हो जाती रखें, मतलब वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती। अब आता हमारा जैव उर्वरक को परिभाषित कीजिए। तो जैव उर्वरक किसे कहते हैं? जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवधारियों को उत्पादन जिससे जीवित और जीवाणुओं का लिग्नाट या कोयला सदृश पदार्थों का चूर्ण का मिश्रण से तैयार किया जाता है। उसके बाद आगे फसल प्रणाली किसे कहते हैं? जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट उसी चीज़ को हम ज़्यादा डीपली लेंगे। फसल उगाने के सभी अवयव जिनका आपसी संबंध उन अवयवों और वातावरण के आपस में समन्विष्ट होता है शस्य प्रणाली कहलाता है। सिद्धांत क्या? शस्य सघनता, मिश्र फसल, फसल चक्र, फसल का विलीकरण। अब आता एलिलोपोथी किसे कहते हैं? कार्बनिक ढंग से मृदा को तकनीकों विधियों का प्रयोग करके फसल उत्पादन को उगाना एलिलोपैथी कहलाता है। अब आता आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो आर्थिक आधार नंबर 1 अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलें किसे कहते हैं? वे फसलें जिससे हमें क्या होता है? अनाज प्राप्त होता है, उसे अनाज वाली फसलें। उसका तिलहनी फसलें जिससे हमें तिल प्राप्त होता है, तिल। रेशे वाली फसल ऐसी फसल जिससे हमें रेशा होता है, कपास, जूट। दलहनी फसल जिससे हमें दाल प्राप्त होती है। अच्छा, दलहनी फसलों की गांठों में हमारा राइजोबियम नामक एक जीवाणु भी पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जर्व करता है। इससे रेशे वाली फसलें, चारे वाली फसलें, बरसीम हो गया। सरकरा वाली फसलें, सरकरा वाली फसलों का मतलब है ऐसी फसलें जिससे हमें चीनी प्राप्त होती है, जैसे चुकंदर और गन्ना हो गया। गन्ने का साइंटिफिक नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। उद्दीपक फसलें, उद्दीपक फसलें वो फसलें होती हैं जिनका सेवन करने से हमें शरीर में एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा, निकोटीन। ये तंबाकू हो गया, कहवा हो गया, कॉफ़ी हो गया। उसके बाद आदर्श पौधे की परिभाषित की जाए, वह पौधा जिसमें अधिकतम गुणवत्ता और उपज देने के लिए सभी वांछनीय शरीर, क्रियात्मक शरीर और रक्षात्मक गुण विद्यमान हो, उसे आदर्श पौधा कहते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है शून्य भूपृष्ठकण। तो शून्य भूपृष्ठकण मतलब किसी फसल की बुवाई के पूर्व फसल के अवशेषों को बिना जुताई करके क्या सीधे रूप से बोना, उसे शून्य भूपृष्ठकण कहते हैं। समझ में आया? क्या किसी फसल की बुवाई से पूर्व उसके जो अवशेष रह जाते हैं, मतलब जैसे धान है, धान को काट दिया, उसकी जुताई नहीं, उसी में क्या हम लोग बरसीम बो दें। ठीक, किसी फसल की बुवाई से पूर्व फसल के अवशेषों में बिना जुताई करके ही क्या सीधे रूप से बोना शून्य भूपृष्ठकण कहलाता है। अब आता है न्यूनतम। फसल उत्पादन आवश्यक भूमि में कम से कम जुताई करना न्यूनतम भूपृष्ठकण कहलाता है, मतलब कम से कम। फसल उत्पादन मतलब जितनी फसल को आवश्यक उससे कम से कम जितने में हमारी फसल ग्रो हो जाए उसको क्या कहते हैं? न्यूनतम भूपृष्ठकण कहते हैं।
अब रसायन परत किसे कहते हैं हम लोग। अब आ जाता हमारा संरक्षण भूमिक्षरण। भूमि की सतह को प्राकृतिक रूप से बनाए रखकर पहली फसल के अवशेष भूमि की सतह पर छोड़ते हुए अगली फसल के लिए खेत तैयार करना संरक्षण भूमिक्षरण कहलाते हैं। क्या हमने बोला कि भूमि की सतह को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने के लिए पहली फसल के अवशेष भूमि की सतह पर छोड़ देंगे और अगली फसल के लिए खेत तैयार भी कर देंगे, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, संरक्षण भूमिक्षरण कहते हैं। अब आता है हमारे डीप टिलेज किसे कहते हैं। भूमि से 40 सेंटीमीटर या 80 इससे अधिक 40 सेंटीमीटर या उससे अधिक गहरी जुताई करना, ठीक, जुताई करना क्या कहलाता है, डीप टिलेज कहलाता है। इसका उद्देश्य मानसून की नमी को सुरक्षित रखना होता है। उर्वरक किसे कहते हैं। इन पदार्थों में पौधे आवश्यक पोषक तत्व की अधिकता होती है। इनके अंदर पौधे को 2 या 3 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। यह कारखानों के अंदर तैयार किए जाते हैं। इसे कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल, जैसे यूरिया, डीएपी। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों से पेपर में आ भी सकता है यूरिया का फार्मूला, तो बताओगे NH2CO और NH2 होता है। और इसका डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 46% हमारी फास्फोरस होती है और 18% हमारी नाइट्रोजन होती है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक, जिसमें 16% हमारी फास्फोरस पाई जाती है। आगे चलते हम लोग। दानेदार उर्वरक। जब उर्वरक में 25 सेंटीमीटर व्यास वाले दाने या इससे अधिक आकार वाले होते हैं उसे दानेदार उर्वरक कहते हैं। उसका अब आता है हमारा अच्छे बीज का महत्व। पंजीकृत बीज के आधार बीज से तैयार किया जाता है। अच्छा, आपको बीज के बारे में भी हम अच्छे तरीके से बता दें। बीज कितने प्रकार के होते हैं आप लोग देखना। बीज हमारे 5 प्रकार के होते हैं। बीज के टाइप कौन कौन से, हमारे 5 प्रकार के बीज होते हैं। नंबर 1 होता है न्यूक्लियस बीज। न्यूक्लियस बीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्या केंद्रक बीज कहते हैं। उसके बाद हमारा ब्रीडर बीज आ जाएगा। ब्रीडर बीज को हम लोग प्रजनक बीज कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आधारी बीज। आधारी बीज को हम लोग फाउंडेशन बीज कहते हैं। फिर आ जाएगा हमारा रजिस्टर्ड बीज। उसके बाद हमारा आ जाएगा सर्टिफिकेट बीज, ठीक। क्वेश्चन ये भी आता है किसानों को कौन सा बीज, सर्टिफिकेट बीज किसानों को दिया जाता है। तो बीज हमारे 5 प्रकार का होता है। आप इस तरीके से क्या डायग्राम बना के समझा सकते बीज, ठीक। अब अच्छे बीज के महत्व बताइए। तो सभी बीजों को अंकुरण एक सा होना चाहिए। खेत में बीज की मात्रा कम लगती है। पौधे स्वस्थ तथा मजबूत निकलने चाहिए। बीज उपचारित होने के कारण बीज जनित रोग फसल की उपज को हानि नहीं पहुंचाते हैं। फसल की पैदावार अधिक प्राप्त होती है। प्रजातियां शुद्ध बनी रहती हैं, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। फसल चक्र के सिद्धांत। गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए। अदलनी फसलों के बाद दलहनी फसल को बोना चाहिए। अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलें बोनी चाहिए। अधिक पानी वाली फसलों के बाद कम पानी वाली फसलें बोनी चाहिए। अधिक निकाई गुड़ाई करने वाले फसलों के बाद कम निकाई गुड़ाई करने वाली फसलों को बोना। फसलों को सही क्रम से बोना चाहिए, ठीक। मतलब इस तरीके से जिसमें कीट अधिक लग रहे हैं उसका कम कर। उसके आता हमारा फसल चक्र या सस्य क्रम के लाभ क्या होते हैं। अधिक उपज अधिक प्राप्त होती है। मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। श्रम तथा समुचित उपयोग हो जाता है। कीट पतंगों के आक्रमण से बचाया जा सकता है। फसलों के उत्पादन का खर्चा कम होता। खरपतवारों की वृद्धि को नियंत्रण हो जाता है। सीमित साधनों जैसे खाद सिंचाई आदि भी कर सकता है। मृदा की भौतिक रासायनिक और जैविक क्रियाओं द्वारा कृषक की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद आगे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को आपको पढ़ाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम लोग बीज के बारे में अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। बीज कितने प्रकार के होते हैं आपको बता दिया था। तो बीज को बुआई के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की आवश्यकता जिसमें आनुवांशिक गुण को ध्यान में रखकर विकसित किए जाते हैं। जैसे आनुवांशिक गुणों की शुद्धता के आधार पर बीज निम्न प्रकार से बने। नंबर 1 क्या न्यूक्लियस बीज। उसके बाद क्या आ जाएगा प्रजनक या मूल बीज, ब्रीडर बीज जिसे कहते हैं, ठीक। प्रजनक स्तर पर पौधे के संकरण उत्परिवर्तन और छांट से मूल बीज प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रजनक बीज कहते हैं। ये सर्वाधिक आनुवंशिक शुद्धता पाए जाते हैं। इनमें आनुवंशिक शुद्धता हम 100% की जगह पर 99.9 पॉइंट बोल सकते हैं कि इसमें शुद्धता पाई जाती है।
उसके बाद हमारे जाएगा आधार बीज। आधार बीज का उत्पादन प्रजनक बीज से किया जाता है। इस प्रकार आनुवंशिक शुद्धता की दृष्टि से इस प्रकार के बीज द्वितीय स्तर के माने जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि विभिन्न दशाओं में प्रजनन बीज से आधार बीज का सर्वाधिक होता है। आनुवंशिक शुद्धता क्षीण हो जाती है, मतलब कुछ शुद्धता क्या हानि होगी ही होगी। ठीक, उसके बाद आगे वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आई हुई है और आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे फसल चक्र को प्रभावित करने वाला कारक, जलवायु संबंधी कारक बताया था, तापमान, तापक्रम, वर्षा की मात्रा, आर्द्रता, ओला। भूमि संबंधी कारक, भूमि की उर्वरता और भूमि की किस्म। उसके बाद आगे जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब आता सिंचाई। सिंचाई की विभिन्न विधियाँ बताइए। तो पौधों की उचित वृद्धि और विकास के लिए सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। पौधों के लिए आवश्यक सूखा सहन करने, भूपृष्ठ क्रियाओं आदि के लिए सिंचाई। तो सिंचाई क्या था? पौधों को आर्टिफिशियल रूप से जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, या पौधों की उचित वृद्धि और विकास के लिए जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। ठीक, तो सिंचाई की हमारी 4 विधियाँ होती है। नंबर 1 क्या होता है कि हम इसको बोल सकते हैं, आप क्या क्लासिफिकेशन करके समझा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एरीगेशन, और एरीगेशन को हमने 4 पार्टों में डिवाइड किया। नंबर 1 हम इसको कहते हैं सरफेस एरीगेशन और सब सरफेस एरीगेशन, और इसके बाद स्प्रिंकलर मतलब बौछारी सिंचाई, उसके बाद हम लोग टपकदार सिंचाई। लेकिन सरफेस में 5 बहुत सी प्रकार की आती हैं, अभी आपको हम बताएंगे। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य था आप पूरे स्ट्रक्चर को बनाकर दिखाओगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सरफेस टेंशन कौन से होते हैं? बाढ़ विधि, जिससे हम लोग फ्लोटिंग मेथड कहते हैं, कूड़ विधि, उसके बाद पट्टियाँ सिंचाई, सर्पलाकार, थाला विधि। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आपके पेपर में आ जाता है, थाला विधि कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? तो बागों में प्रयोग की जाने वाली थाला ही विधि होती है, समोच्च विधि। और पहाड़ों पर कौन सी प्रयोग होती है? समोच्च विधि, कंटूरिंग मेथड सीढ़ी के आकार की होगी। ठीक, उसके बाद आगे तो इस विधि सरफेस में क्या होता है? इस विधि में मुख्य सतह सिंचाई नाली और खेत में पानी खोल दिया जाता है। ठीक, अब बाढ़ विधि की तुमने देखा होगा गांव में खेतों पर क्या एक बीघे का प्लाट हुआ, उसमें पूरे खेत में क्या कर दिया गया? सिंचाई कर दी गई, उसे बाढ़ विधि कहते हैं। आलू में क्या होता है? क्यारी बनाकर छोटी छोटी क्यारी बनाकर की जाती है, कूड़ों पर सिंचाई की जाती है। तो वो चीज़ आपके लिए बस जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसी को हम बताएंगे, जो चीज़ पेपर में आती है ना, इससे आपका टाइम बचे। अब बौछारी सिंचाई का, इस विधि में पौधों की कतारों के बीच में क्या होता है? पाइप बिछा दी जाती है और फिर जगह जगह पर स्प्रिंकलर लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है? पानी बौछार के रूप में बाहर निकलता रहता है। तुमने देखा होगा कि पार्क में और बिल्डिंगों में, मतलब जहाँ पे अच्छे से गार्डन होता है या हिस्टोरिकल बिल्डिंग में, वहाँ पे फवारे टाइप की जो सिंचाई होती है, फवारे के रूप में। ठीक, उसी को कहते हैं बौछारी सिंचाई बोलते हैं। अब आता हमारा टपकाव विधि, मतलब ड्रिप इरिगेशन। इस विधि में सर्वप्रथम को इजराइल देश ने किया था। किसने? इजराइल में किया था। इसमें क्या होता है कि पौधे की जड़ के पास बूंद बूंद करके पानी है, प्लास्टिक की पाइप उसकी एक क्यारी के रूप में फैला दी जाती है, मतलब लाइन बाय लाइन, और हर पौधे की जड़ के पास 1 से 2 छेद होते हैं, वो पौधे टिप टिप करके पानी निकलता रहता है। इसमें बहुत पानी की बचत होती है। या इनमें जो जहाँ पर यूज की जाती है, जहाँ पर पानी की कमी होती है, और राजस्थान एरिया में बहुत ज़्यादा इसका यूजेस किया जाता है। और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे जो आपके पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट है ना, जिससे आपका टाइम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंचाई की विधियाँ लिखिए। तो सिंचाई की विधियाँ, छिड़कवा विधि हो जाएगी, लाइन में हो जाएगी, समतल खेत में। तो वैसे तो सिंचाई की कितनी तीन हो जाएंगी, मतलब बुवाई और उसके बाद प्लांटिंग करना, ठीक, रोपड़ करना, प्लांटिंग, रोपड़, और एक और है। उसके बाद बुवाई में 2 विधि हो जाएगी, एक छिड़कवा विधि हो जाएगी, एक मेड़ों पर हो जाएगी। छिड़कवा फिर लाइन में बोना, समतल खेत बोना, मेड़ों पर बोना, रुपाई द्वारा, ये शेड्यूल द्वारा, डिवलर के द्वारा, ये सब बुवाई की विधियाँ हो गई।
ठीक, इसके बारे में आप लोग एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद हम ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग ज़रूर करके जाना है, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे क्या फसल चक्र सघनता में क्या होता है, 150% की फसल चक्र सघनता निकालनी होती है। फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100 होते हैं, तो 3/2 कर लेंगे जाके। इस तरीके से आप इसकी आप प्लेलिस्ट हमने बना दी, अच्छे तरीके से आप इसको करना है ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।